मैथमेटिक्स में आपको याद होगा सभी स्टूडेंट्स को कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है भाई। 5.2 कंप्लीट करने के बाद आप जब आगे चलते हैं तो आपके सिलेबस में आपको मिलता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अस्पष्ट फलनों के अवकलज। अब सबसे पहली बात तो ये आती है बेटा कि अस्पष्ट फलन किसको बोलेंगे? क्या वो धुंधला लिखा होगा? अस्पष्ट फलन लिखा है तो क्या उसको धुंधला लिखना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। इस दो प्रकार के फलन का जिक्र करेंगे हम। एक होगा स्पष्ट फलन और दूसरा होगा अस्पष्ट फलन। देखिए सबसे पहले इनको समझते हैं और फिर उनके डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। एक का नाम होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्पष्ट फलन। ठीक है, देखिए गौर से, ये दो फंक्शन बेटा हमने आपके सामने लिख रखे। इन दोनों फलनों को आप गौर से देखिए। फलनों में आप तो जानते ही हैं कि अगर हमने कोई भी फलन इस प्रकार का बना रखा है तो इसमें जो x होता है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वतंत्र चर। और ये जो y होता है ना, इसको हम बोला करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परतंत्र चर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप इसको देखिए जरा, इसमें या इसमें आप देखो, इसको देख के ज्यादा समझ आएगा आपको कि अगर हम इसमें x की वैल्यू अपने आप से बदलते जाएं तो y की वैल्यू उसका क्या होता जाएगा? बदलते जाएगा। तो x की वैल्यू अपने आप से स्वतंत्रता पूर्वक बदली जा रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या अपने आप से स्वतंत्रता पूर्वक बदल रही है? आंसर इज नो। y की वैल्यू x के अनुसार बदल रही है। इसका मतलब है y की वैल्यू का बदलना x पर निर्भर करता है, लेकिन x की वैल्यू का बदलना किसी पर निर्भर नहीं करता। आप याद करिए क्लास 10th में आपने ग्राफ बनाए थे इक्वेशंस के। उन ग्राफ में आप टेबल बनाते थे, आप उसमें x की वैल्यू अपने मन से लिखते जाते थे और y की वैल्यू उसके हिसाब से जो आती थी वो लिखते थे। y की वैल्यू अपने मन से नहीं लिखते थे आप। नहीं समझ में आया आपको? याद आया कि x और y में से किसकी वैल्यू स्वतंत्रता पूर्वक लिखी जाती थी अपने आप से? x की। इसलिए x का नाम हमने रख दिया स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू के अनुसार फिर y की वैल्यू बदलती थी, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया परतंत्र चर। क्योंकि y तो बेचारा निर्भर करता है x पे, और जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप जानवर पालते हैं, कोई भी पेट रखते हैं अपने यहाँ पर, तो वो पेट आप पर डिपेंड है, स्वतंत्र तो नहीं है ना वो। आप उसको खाना दोगे तो उसको मिलेगा, वो आप पर निर्भर है, इसलिए वो निर्भर करता है आप पर। ऐसे ही यहाँ पर x स्वतंत्र है लेकिन y कैसा है? परतंत्र चर है। अब हम बात करते हैं कि स्पष्ट फलन क्या होता है। ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसमें भी स्वतंत्र और परतंत्र चर दोनों शामिल हैं, और इसमें भी स्वतंत्र और परतंत्र चर दोनों शामिल हैं। लेकिन दोनों में बड़ी अजीब बातें देखने को मिलेंगी आपको। इस फंक्शन में परतंत्र चर को हम चाहें तो स्वतंत्र चर से आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट का मतलब मालूम है? बिल्कुल अलग। अभी आप कोरोना के समय में आइसोलेट का वर्ड भी सुन रहे थे ना? आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन, बिल्कुल अलग करना। अगर किसी को इस तरीके के सिम्पटम्स दिखते हैं तो हम उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट मतलब उसका संपर्क दूसरों से बिल्कुल
हटा देते हैं। ऐसे ही यहां पर जो परतंत्र चर है ना, आप देखें परतंत्र चर को स्वतंत्र चर से हमने क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है कि y एक तरफ है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी तरफ है, और y का मान x के पदों में हम निकाल पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पष्ट फलन। ये बिल्कुल आइसोलेट कर सकते हैं जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो स्पष्ट फलन कौन से फलन होते हैं? स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण की एक ओर, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। ऐसे फलनों को कौन से फलन बोलते हैं? स्पष्ट फलन। एक बार फिर से सुनिए, स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण की किसी भी एक ओर आइसोलेट किया जा सकता है। और इसका एक उल्टा फलन होता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन कैसे होंगे? इसका उल्टा हो जाएगा कि अस्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण की किसी भी एक ओर आइसोलेट नहीं किया जा सकता। जैसे देखो इसको, क्या इसे हल करके कुछ भी पक्षांतर वगैरह करके आप मुझे y का मान ऐसा निकाल के दिखा सकते हैं कि y एक तरफ हो जाए पूरा, x एक तरफ हो जाए? कर सकते हैं आप सोचोगे हाँ इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाओगे फिर भी तो एक y यहां रहेगा, फिर क्या करोगे आप कोई भी जतन कर लो, लेकिन इस इक्वेशन का परतंत्र चर एक तरफ और स्वतंत्र चर दूसरी तरफ कर ही नहीं सकते, नहीं हो सकता। देख लो आप चाहो तो ऐसा भी फंक्शन हमारे पास होता है, ऐसा भी फंक्शन हमारे पास होता है। ये कौन सा फंक्शन है? स्पष्ट। क्यों? क्योंकि इसमें परतंत्र चर एक तरफ, स्वतंत्र चर एक तरफ। ये अस्पष्ट है क्योंकि इसका परतंत्र स्वतंत्र सब मिक्सअप है, अलग नहीं कर सकते हमें, तो ये स्पष्ट नहीं है। फिर इसमें दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पा रहा है, इसमें हो पा रहा है। तो जिसमें हो जाएगा वो स्पष्ट, जिसमें नहीं होगा अस्पष्ट फलन। नहीं समझ में आई बात आपको? तो हम चाहें तो स्पष्ट फलन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है एक बार फिर से बताएंगे और इसके बाद सब लोग मिलकर लिखेंगे। क्या होता है स्पष्ट फलन? स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण की एक ओर आइसोलेट किया जा सकता है। समझ आ गया आपको? तो नोट करिए, स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें, स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण के एक ओर आइसोलेट, आइसोलेट को शुद्ध हिंदी में विलग भी कहा जाता है, किया जा सकता है। स्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण के एक ओर विलग किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। और अस्पष्ट फलन लिख लेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अस्पष्ट फलन वे फलन होते हैं जिनमें परतंत्र चर को समीकरण के
एक और आइसोलेट, विलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हो गए स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर परतंत्र चर तो बताई ही हमने, साथ में हमने ये भी आपको बताया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, स्पष्ट फलन किसे बोलेंगे और अस्पष्ट फलन किसे बोलेंगे। अभी तक हमने जो डेरिवेटिव्स पढ़े, एक्सरसाइज 5.1 5.2 में डेरिवेटिव्स निकाले आपने, वो सब हमने स्पष्ट फलनों के डेरिवेटिव निकाले थे। अब आप चाहें तो किताब के पेज पलट के देख सकते हैं, या आप याद करिए कि जितने भी हमने फंक्शन लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 नंबर तक, जिनमें हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे, सब स्पष्ट फलन थे, क्योंकि सब में लेफ्ट साइड में y रहता था और राइट साइड में फलन बड़ा हो सकता है, लेकिन वह y नहीं होता था, x के पदों में ही वो आंसर रहता था। तो अगर आपको ये भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो आप बुक का पेज पलट के देखिए एक्सरसाइज 5.2 को। एक साइड पे y और दूसरे साइड पे केवल x, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर पाया करते थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम किस प्रकार के फलनों का अवकलज पढ़ेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलज पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। अब आप पहले ये बताएं कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब आपके सामने कोई भी फंक्शन हम देंगे, आप हमको बता सकते हैं कि वो फलन स्पष्ट फलन है कि वो फलन अस्पष्ट फलन है, बता लिया करेंगे, ठीक। अब स्पष्ट फलनों का अवकलज कैसे निकाला जाए अस्पष्ट फलनों का, उसको ध्यान से देखिए। बताइए ये कैसा फलन है, स्पष्ट फलन है, क्योंकि इसमें y आइसोलेट हो गया है और इसमें हम कितना भी जतन कर ले नहीं कर सकते, इसलिए ये फलन कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन। ठीक, अब हम सीखेंगे कि अगर कोई अस्पष्ट फलन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, कोई इजी फंक्शन ले लेते हैं अभी तो फिलहाल, जैसे चलिए मैं अपने आप से एक फंक्शन ले रहा हूं। मैंने एक फलन ले लिया x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 50। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। पहले तो हमको ये बताइए कि ये स्पष्ट फलन है कि ये अस्पष्ट फलन है। कैसे मालूम कि ये अस्पष्ट फलन है? क्योंकि हम इस फलन में कितना भी कोशिश कर लें, हम y को एक तरफ नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? आप कितना भी कर लो नहीं हो सकता, इसलिए यह फलन कैसा है? अस्पष्ट फलन। अब इसका अवकलन करना सीखना है, तो इसके अवकलन का क्या तरीका है? तो आंसर है इसके अवकलन का ये तरीका है कि जो भी आपको अस्पष्ट फलन दिया गया है, जिस फॉर्म में भी दिया है, इक्वेशन फॉर्म में है, जैसे भी है, उसको ज्यों का त्यों अवकलन करना स्टार्ट कर ही दो बस। आप ये मत सोचो कि इसको इधर ले जाएं, फिर इसको उधर लाएं, फिर भाग में ले जाएं, कुछ नहीं। जिस फॉर्म में है उसी रूप में उसका अवकलन शुरू ही कर दीजिए आप, कुछ बदलना नहीं है आपको। तो ये इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसी रूप में हम इसका अवकलन स्टार्ट कर देंगे। बस एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बस वो तो हमेशा लिखते हैं आप, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, x² है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सब में मुझे d dx लगाना पड़ेगा। याद है ना बेटा आपको? अच्छा, d dx y²
डी डी एक्स 50। चलिए हेल्प करिए मेरी और बताइए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। सब बच्चे जानते हैं या किसी कोई ऐसा जिसको नहीं मालूम? एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर एन से किया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और हमने पहले ही करके रख लिया है इसको, तो 2x इसकी वैल्यू आती है। और एक चीज देखिए, x का फलन है, x के सापेक्ष कर रहे हो तो उसके बगल में कुछ लिखना भी नहीं हमको। आप सोचोगे ये कैसा बगल में नहीं लिखना, तो क्या बगल में लिखना पड़ता है? क्या लिखना पड़ता है कभी कभी। कब? अगर ये t का फलन होता और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे होते तो लिखना पड़ता। याद आ रहा है ना आपको? अच्छा, अब इसका बताइए क्या किया जाए। इसका ध्यान से देखो, इसमें एक तो x है और दूसरा क्या है y, और दोनों आपस में गुणा में है, इसलिए यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और एक चीज आप सोचोगे x के सापेक्ष करो तो y बाहर कर लो, ऐसा नहीं है। जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो बाहर किसको करते हैं? अचर को। तो क्या y अचर है? y अचर नहीं है, y परतंत्र चर है। आपने लिख के रखा है, y के नाम में क्या लगाया है आपने, तो आप उसको कैसे सोच सकते हो कि ये अचर है? आपने खुद ही उसके नाम में चर लगा के रखा है और आप खुद ही उसको बोल रहे हो कि वो अचर है, बाहर करो। आप करना क्या चाहते हो भैया? y अचर मानोगे कि चर मानोगे? आप चर माना जाएगा। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट, इसलिए बाहर नहीं कर सकते, चर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहां पर। एंड डू यू नो द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? क्या होता है बताइए? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलज। सिंपल। नहीं समझ आ रही बात आपको? तो हमने लिखा पहला फलन दूसरे का अवकलज, दूसरा फलन कौन है? y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है बताइए? ओहो, इतना भूल गए आप लोग। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, मुझे इसका अवकलन बताइए। क्या लिखोगे इसको? डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये क्या है? y, और y का अवकलन x के सापेक्ष तो किया है, और अगर y का अवकलन x के सापेक्ष किया है तो डी डी एक्स ऑफ वाई तो लिखा है यार आपने। तो इतना तक तुम्हें नहीं मालूम कि y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो क्या लिखते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो y का अवकलन x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई। नहीं याद आ रहा है? आ गया? सबको आ गया पक्का? भूल गए तो नहीं अभी आप? यहां देखो, हाँ इतना हुआ था, अभी से पहले इसी ऐसा कभी आए नहीं था मौका, अभी आ रहा है। अब तो याद रखोगे कि y का एक्स स्क्वायर का 2x होगा, लेकिन y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देंगे। पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। x का अवकलन क्या आता है? 1। याद है आपको? और x का 1 क्यों? क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो डी डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हो भाई आप। प्लस लगा दिया, इसका लिखा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये प्लस आ गया। अब आप बताइए, वाई स्क्वायर का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। हर एक चीज सिखाई है हमने आपको, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। बताओ फलन किस चीज का है? वाई का। और अवकलन किसके सापेक्ष? क्या करना चाहिए पहले मुझे? पहले मुझे इसका y के सापेक्ष करना चाहिए, और क्योंकि फलन y का है, अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देना चाहिए। याद करिए जब t वाला करते थे तो साथ में t के अवकलन x के सापेक्ष लिख देते थे ना, तो y का अवकलन x के सापेक्ष लिखना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आई बात? अच्छा इसका बताओ क्या होगा? t का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ टी। ये याद आ रहा है ना आपको? तो बेटा वही तो भैया यहां कर रहे हैं, y का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो पहले y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे,
और फिर y का x के सापेक्ष करके लिखना पड़ेगा साथ में मुझे, इज इक्वल टू 50 इज अ कांस्टेंट टर्म. डू यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन? 0. आप जब किसी फलन का अवकलन करते हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो? साफ सिखाया है. वेरी गुड. जब आप किसी स्पर्श रेखा ज्ञात कर रहे होते हो, प्रवणता. वेरी गुड. जब किसी फलन का आप अवकलन कर रहे होते हो तो उस पॉइंट पर आप उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे होते हो, स्पर्श रेखा की. जबकि वक्र पर खींच तो हम अभिलंब भी सकते हैं, लेकिन हम विलंब की नहीं, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे होते हैं. खैर ये गलत चीज है, पर आप ये मुझे बता दीजिए, क्या ये चीज समझ में आ गई? ये लाइन आपको नहीं आया? समझ में आ गया? आप बेसिकली आपको पता क्या लगाना है? आपको तो डी डी एक्स ऑफ वाई पता लगाना है ना. आपको क्या पता लगाना है? डी डी एक्स ऑफ वाई. तो हमारे पास 2 जगह डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहे हैं. अरे 3 जगह नहीं, यहां 2 जगह दिख रहा है. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा. 2x प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई. डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये y प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष 2y और उसके साथ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0. अब आपको कितनी जगह डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है? 2 जगह, एक यहां एक यहां. बाकी इन दोनों को उधर भेज दीजिए और इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लीजिए. तो जब आप इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करोगे, देखो इससे और इससे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करो, क्या मिलेगा आपको? x प्लस 2y. x प्लस 2y और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई. और इन दोनों को उधर भेजो तो दोनों उधर जाके कैसे हो जाएंगे? माइनस 2x प्लस वाई. 2x और y दोनों उधर जाके माइनस हो गए. हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी? एक भाग में चला जाएगा, तो माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y हो गया. आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू. देखो, तो जब अस्पष्ट फलनों का अवकलज निकालना होता है तो एज इट इज जिस रूप में है वो उसी रूप में उनका अवकलन करना शुरू कर दो. बस y वगैरह का थोड़ा याद रखिएगा कि कैसे करना है. y का अवकलन x के सापेक्ष लिखना है तो क्या लिखना है? डी डी एक्स ऑफ वाई. इस तरह से करते करते आप डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हो. किसी का भी आप कर सकते हो अस्पष्ट फलनों का अवकलन. अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज में भी आपको? स्पष्ट फलन क्या होते हैं, अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते कैसे हैं, ये सब एक एग्जाम्पल भी हमने बता दिया. अब आप प्लीज इसे नोट कर लो. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको और लगा के दिखाते हैं. अभी इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं पहले. इसी में एक्सरसाइज 5.3 में ही ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पढ़ने का मौका मिलेगा आपको. हालांकि इसके फॉर्मूले बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसमें पढ़ने की बारी आ रही है तो एक बार और देख लेते हैं जरा. आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए जल्दी से. डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज. ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, हालांकि जैसा कि मैंने बोला फॉर्मूला हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज. ठीक, देखिए फॉर्मूले देखते हैं क्या होते हैं. सबसे पहले नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स ये एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, याद है किसी को? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर. दूसरा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर. एक छोटी सी चीज देखिए, इन दोनों ही फलनों में
मैं थोड़ा डोमेन का जिक्र करना चाहता हूं। डोमेन मतलब x के वे मान जिनके लिए हमारा फलन परिभाषित है, x की वे वैल्यूज जिनके लिए हमारा फलन परिभाषित है, उन मानों का जो समुच्चय बनता है उसे हम डोमेन कहा करते हैं। अब देखो, आप देखें कि अगर x की ये अवकलज साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के अवकलज परिभाषित होने के लिए आवश्यक ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखिए, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1 को भाग दोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अवकलज परिभाषित हो जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, उसके लिए हमारे इन दोनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज परिभाषित रहेंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से छोटा हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, तो हमको कैसा चाहिए? हमेशा इसका मान 0 से बड़ा चाहिए हमको, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से कैसी होगी? बड़ी, तो ही फलन परिभाषित होगा। अब अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या रह जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका कि अगर हम वर्ग कर दें तो उसका मान 1 से कैसा आ जाना चाहिए? छोटा मान आना चाहिए उसका। और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब आपका x माइनस 1 और प्लस 1 के बीच की वैल्यूज को बिलोंग करे। आप याद करो, अगर x की वैल्यू, जैसे ये नंबर लाइन है, ये -1 और ये +1, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0.9 बहुत ज़्यादा आएगा, -0.9 आएगा इधर। लेकिन अगर आपका x -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू होगी उसकी, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका मान हमेशा 1 से कैसा आएगा? छोटा। और अगर एक्स स्क्वायर का मान 1 से छोटा आएगा तो इन फलनों के अवकलज कैसे बने रहेंगे? परिभाषित बने रहेंगे। तो इन दोनों फलनों के अवकलज, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना इसमें यहां माइनस आ गया है, इन दोनों फलनों के अवकलज का तभी डिफाइन रहेंगे, तभी परिभाषित होंगे जब उनमें x की वैल्यू -1 और +1 के कैसी होनी चाहिए? बीच में हो। क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का मान 1 से छोटा चाहिए। अगर x का मान 1 से बड़ा हो जाएगा या -1 से छोटा हो जाएगा तो वर्ग करने पर वैल्यू 1 से छोटी नहीं आएगी, 1 से बड़ी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमको x की ये वैल्यूज ही चाहिए। तो बताइए, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के अवकलज का डोमेन क्या होगा? ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, ये इसका डोमेन है। x का मान इन्हीं के बीच में होना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। ठीक है? अच्छा, इसके बाद तीसरा, डी dx ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू क्या पढ़ी गई है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और फोर्थ पे है डी dx ऑफ cot इनवर्स x की क्या है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इनकी अवकलज परिभाषित रहें, इसके लिए डोमेन की क्या शर्त होनी चाहिए? बताइए। शर्त यह है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों के अपॉन में है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान बस 0 नहीं होना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्योंकि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 0 हो गया तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, अवकलज अपरिभाषित हो जाएंगे।
माइनस होना चाहिए क्या? हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये 1 + x² नेगेटिव भी आएगा, माइनस का आएगा, तो बहुत ज्यादा इसका आंसर कैसा आ जाएगा? माइनस। प्लस आएगा तो ये आंसर कैसा आ जाएगा? प्लस। हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? बस हमें एक चीज से प्रॉब्लम है कि 1 + x² का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। तो 1 + x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। और तो x² की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इसको उधर भेजो। x² का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? -1। अब आप बताइए, क्या ऐसा कोई रियल नंबर आपके पास है जिसका वर्ग -1 आता है? क्या आपके पास ऐसा कोई भी रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आए? ऐसा तो कोई है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप x की जगह पर लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका डोमेन जो बनेगा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दुनिया की कोई वास्तविक संख्या लिख दो आके आप x की जगह पर, क्या दिक्कत होगी? सोचिए आप। चाहे माइनस का लिखो, चाहे प्लस का लिखो, अगर x की जगह माइनस का नंबर लिख भी दिया आपने तो स्क्वायर है, क्या कर देगा उससे? वो प्लस कर देगा। आपने 0 भी लिख दिया अगर इसकी जगह, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जगह 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। वैल्यू तो फिर भी क्या बनी रहेगी? एक बनी रहेगी ना, अपरिभाषित तो नहीं होगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के अवकलज का डोमेन क्या होगा? आंसर इसका डोमेन होगा कोई भी वास्तविक संख्या इसका डोमेन हो सकती है। दुनिया का कोई भी रियल नंबर लो x की जगह पर, इनके अवकलज कभी अपरिभाषित नहीं हो सकते। कोई भी रियल नंबर आप लेंगे कभी अपरिभाषित हो ही नहीं सकते। क्यों? शर्त क्या थी? किसी नंबर का वर्ग -1 नहीं आना चाहिए। तो वाकई में किसी नंबर का वर्ग कहां -1 आता है? कभी। कोई भी रियल नंबर लो, ये नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी रियल नंबर लो, यह अपरिभाषित नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों के अवकलज का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स का सेट आएगा। x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या आएगी, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसमें x की जगह केवल क्या आ सकता है? -1 से +1 के बीच के नंबर। इसका फॉर्मूला लगाते वक्त कभी कोई कह दे कि x = 2 पर इसका मान बताओ, असंभव, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं हमारी बात? x = 2 पर नहीं बता सकते, उसका बता देंगे, कोई भी वैल्यू ले लो। क्योंकि यहां पर x = 2, इसकी डोमेन में नहीं आ रहा, तो कैसे बताएंगे हम इसकी वैल्यू? समझ रहे हैं ना हमारी बात को? ये अभी 2 और बचे हुए हैं। एक बचा d dx ऑफ sec इनवर्स x और दूसरा है d dx ऑफ cosec इनवर्स x। sec इनवर्स x का होता है 1/mod x √x² -1। ये हो जाएगा -1/mod x √x² -1। इन दोनों के डोमेन एक जैसे हो जाएंगे। तो डोमेन के लिए आप सोचिए क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि x 0 ना हो कभी। हम चाहते हैं कि x² -1 का मान हमेशा प्लस बना रहे। हम यही तो चाहते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगा तो ये अपरिभाषित कर देगा। और x² -1 की वैल्यू हमेशा कैसी चाहते हैं? 0 से बड़ी। क्योंकि x² -1 का मान अगर 0 होगा तो भी फलन अपरिभाषित हो जाएगा। अगर x² -1 की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो अंडर रूट के अंदर भीतर रहेगी, वो भी अपरिभाषित कर देगी। तो हम चाहते हैं कि x 0 कभी ना हो। दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि x² -1 का मान 1 से कैसा हो? बड़ा। 0 से हमेशा कैसा हो? बड़ा, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? इसको उधर भेज दीजिए। ऐसा तब हो सकता है जब आप x को ऐसा नंबर लो जिसका वर्ग हमेशा 1 से ऊपर आवे। x ऐसा मानो जिसका वर्ग करने से हमेशा 1 से कैसा आए?
बड़ा आए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा बउआ तब हो सकता है -∞ टू -∞ से इधर -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। देखो ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू, गौर कीजिए, ये नंबर लाइन है, ये -1 ये +1, ये -∞ ये +∞। अगर हमारा x इस रेंज में रहेगा, यहां और यहां की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां नहीं चाहिए। अगर हमारा x की ये वैल्यूज होंगी तो उसका वर्क करने पर हमेशा मान 1 से बड़ा आ जाएगा। कैसे? अगर हम ये वाली वैल्यू भी ले लें बाई चांस 1.2 1.3, तो उसका वर्क करने से क्या आएगा? 1.69 1.3 लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाए कि नहीं हो जाएगा वर्क? तो अगर आप चाहते हैं कि x ऐसा नंबर लें जिसका वर्ग हमेशा 1 से बड़ा आए, तो आपको इस रेंज में अपने x को रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ये अगर रेंज रखेंगे x के लिए तो ये दोनों शर्तें भी पूरी हो जाएंगी और हमारे इन फलनों का अवकलज परिभाषित रहेगा। और अगर जरा सा भी आपने x इसके बीच का कोई नंबर ले लिया या -1 और +1 ही ले लिया आपने, तो भी आपका फलन कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, फलन का अवकलज। इसलिए दो फलन करके मैंने सबके डोमेन आपको बताए कि अगर ये वाले फलन है sin इनवर्स cos इनवर्स x, इनके अवकलज का डोमेन क्या होगा? tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के अवकलज का डोमेन क्या होगा? इनके अवकलज का डोमेन क्या होगा? ये सारी चीजें आप -1 से -∞ तक कुछ भी ले सकते हो, +1 से +∞ तक कुछ भी ले सकते हो, इनके बीच का नहीं चलेगा। ठीक, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए कुछ उनकी डोमेन और उनकी, ये आप देख रहे हैं यहां पर कर दिया, हमने लिख दिया है। आप बताएं ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आप प्लीज इससे नोट कर लें और अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर लें बेटा इसे आप जल्दी से। एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन को करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 24 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि यदि x - y = पाई तो ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए। कितना इजी है। सबसे पहले मुझे यह बता दीजिए, ये स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है? अस्पष्ट फलन है ये कि स्पष्ट फलन है? आधे लोग अस्पष्ट बोल रहे हैं, आधे लोग स्पष्ट बोल रहे हैं। एक बात बताइए कैसा है ये? सबसे पहले देखो, क्या हम इसमें y को समीकरण के एक तरफ अलग बिल्कुल कर सकते हैं? देखो इसको उधर लेते जाओ और पाई इधर लेते आओ, तो x - पाई = अब बताइए y को आप बिल्कुल अलग कर पाए कि नहीं कर पाए? इसलिए फलन कैसा? स्पष्ट। नहीं समझ में आया? अगर नहीं लिखा है तो हम देखेंगे करके उसको, अगर अलग हो जाएगा तो स्पष्ट, नहीं हो पाएगा तो अस्पष्ट। तो ये कैसा फलन मिल गया हमें? तो फिर स्पष्ट फलन। अब स्पष्ट फलन है और पूछा क्या जरा ddx ऑफ y, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बेटा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ddx ऑफ y = इसका करेंगे ddx ऑफ x माइनस ddx ऑफ पाई। ddx ऑफ y = ddx ऑफ x की वैल्यू 1, पाई का 0, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा। इस तरह से इस इक्वेशन से ddx ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 25 लिखा हुआ है y प्लस साइन y
इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपको इसमें क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। बउआ ठीक है, देखो बेटा इधर, अब इसको बिना कुछ करने से पहले तो ये बता दो स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है। सोच लो, अगर हम एक तरफ इसको कर भी दें, इसको उधर भेज दें तो नहीं हो पाएगा। क्या y का मान आप कुछ भी जतन करके निकाला जा सकता है? नहीं निकाल सकते। तो ये कैसा फलन है फिर? अस्पष्ट फलन। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम अवकलन कर देंगे सीधे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए इसमें y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। क्या लिखा जाए, डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर यहां डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, फिर यहां डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा रहेगा। इसका क्या होगा, फलन y का है, अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। क्या करना चाहिए बताइए, डी डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले हमें इसका y के सापेक्ष कर देना चाहिए और फिर y को x के सापेक्ष करके लिखना चाहिए। कॉस x का x के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फलन भी x का है, अवकलन भी x के सापेक्ष ही कर रहे हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करिए। साइन y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, कॉस y। जिस तरीके से साइन x का x के सापेक्ष कॉस x, ऐसे साइन y का y के सापेक्ष कॉस y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन x। अब इन दोनों पदों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर बताइए। यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा कॉस y, साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये उधर चला जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 25 की वैल्यू। अब आप ये मुझे बताएं, ये समझ नहीं आ रहा है आपको, आ रहा है? अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करिए, या मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब इसका जो डोमेन है वो -1 और +1 के बीच में है। ठीक, अच्छा आपको इसका क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है भाई। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अवकलन करने पर, तो यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो एग्जाम्पल लगाया है उसको इन्होंने कुछ अलग तरह से सॉल्व करके दिखाया गया है। आप चाहें तो मैं भी वैसे आपको इसको करके दिखा सकता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। हमारा फलन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने पढ़े हैं, उसके मुताबिक हम इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं कि नहीं। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ साइन वाई है, साइन वाई का अवकलन करना है x के सापेक्ष।
फलन y का है पर x के सापेक्ष करना है। क्या तरीका होगा? पहले साइन y का y के सापेक्ष करो, फिर बगल में डी डी एक्स y लिख देना। तो साइन y का y के सापेक्ष क्या होगा? cos y। अरे साइन y का क्या होता है? cos y होता है ना। और उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी डी एक्स y। इधर x का x के सापेक्ष क्या होगा? 1। देयरफॉर डी डी एक्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, डी डी एक्स y, क्या cos y को हम ऐसा नहीं लिख सकते? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से अगर cos थीटा का मान निकालिए तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। तो cos y की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब आप ध्यान से देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन y की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? x। तो हम साइन y की जगह x लिखे दे रहे हैं और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमको, तो हमने उसका स्क्वायर भी कर दिया। इस तरह से भी आप देख सकते हैं डी डी एक्स y की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो भी, नहीं याद है ऐसे करना चाहते हैं तो भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल 27 सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे आप। एग्जाम्पल 27 में एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करिए, या मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। अब अगर अस्तित्व है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सॉल्व करते चले जाइए बस। एफ एक्स को हमने y मान लिया, सुविधा रहती है थोड़ी ज्यादा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आपने पढ़ा हुआ है कि अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में? tan y इज इक्वल टू x। देखो लिख सकते हैं कि नहीं? अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है देन tan y इज इक्वल टू x लिखा जा सकता है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ tan y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x। ठीक, tan y का अवकल गुणांक क्या होगा बताइए? और y का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप, क्या करना पड़ेगा? पहले y का फलन है तो y के सापेक्ष अवकलन करो इसका, और फिर साइड में डी डी एक्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो tan y का y के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए? सेक स्क्वायर y, और फिर डी डी एक्स ऑफ y हमको लिखना रहेगा बराबर x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष 1, डी डी एक्स ऑफ y चाहिए उसको उधर भेज दीजिए। तो ये डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। फिर से अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर y के लिए क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर y। 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y का मतलब tan y का होल स्क्वायर। tan y की वैल्यू क्या है देखो? x, और tan y का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर। ये देखिए बेटा, और ये आ गया डी डी एक्स ऑफ y। आपको याद भी है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता भी है, याद है ना आपको? तो ये हमने कर लिया क्या? एग्जाम्पल नंबर 27। अब एक्सरसाइज 5.3, आपको क्या लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे इस पे? अस्पष्ट फलनों के होंगे अवकल गुणांक इस पे? आप सभी की जिम्मेदारी ये है कि आप कोशिश करेंगे, ठीक है? नहीं आएगा तो हमें बताएंगे, और जो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो बाकी एक्सरसाइज 5.3 के लिए हम लोग कल पढ़ाई करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?
आज हम लोगों ने पढ़ा अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे निकालते हैं। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अवकल गुणांक और उसके क्या बोलते हैं डोमेन्स भी देखे हमने कि कब वो परिभाषित होंगे, कब वो अस्तित्व में होंगे और कब अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ये भी देखा। रिलेटेड एग्जाम्पल्स लगा लिए हैं 24, 25, 26, 27। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होती है, उसको आप सभी करके लाइए, हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।